ये है ब्रेनिन मोनोरेल, एक ऐसी ट्रेन जो 1900 के शुरुआती दशक में बनाई गई थी और जिसने मानव भौतिकी के नियमों को चुनौती दे दी थी। ये ना सिर्फ एक ही रेल पर पूरी तरह संतुलित रहती थी, बल्कि बिना किसी ड्राइवर इनपुट के खुद ब खुद मोड़ों पर झुक भी जाती थी। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक आविष्कार था, जिसे इसके निर्माता लुई ब्रेनन ने 1910 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसका विचार बेहद सरल था। दो पटरियों की जगह एक पटरी का इस्तेमाल करने से ट्रेनें तेज होती और रेलवे बनाना सस्ता। उसका कहना था कि ये ट्रेन तेज रफ्तार से मोड़ ले सकती है, वो भी बिना पटरी से उतरे, और रेलवे बनाने में आधी सामग्री ही लगती। आज जिन मोनोरेल को हम ऊंचे मोटे ट्रैकों पर चलते देखते हैं, ब्रेनन की मोनोरेल उससे बिल्कुल अलग थी। ये तो मौजूदा पटरियों पर भी चल सकती थी। दिखने में भले ही थोड़ी डरावनी लगे, लेकिन डिजाइन के हिसाब से ये बेहद स्थिर थी। ट्रेन के बीचों बीच एक जायरोस्कोप लगाया गया था, जो ट्रेन के झुकने से पहले ही उसे संतुलित कर देता था। यात्रियों को तो एहसास भी नहीं होता था। 1910 के जमाने के हिसाब से ये इंजीनियरिंग सच में दिमाग हिला देने वाली थी। लेकिन सवाल यह है कि यह असल में काम कैसे करती थी। हमने इस पूरी मशीन का मॉडल तैयार किया और मूल पेटेंट को पढ़ा, ताकि समझ सकें कि यह डिजाइन कितना अद्भुत था। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए पहले जायरोस्कोप को समझना होगा। अगर आप किसी डिस्क को बहुत तेज घुमाएं, तो उसका कोणीय संवेग उसे एकदम स्थिर बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर आप उसे इस दिशा में झुकाने की कोशिश करें, तो वो वर्टिकल अक्ष के चारों ओर घूमने लगता है। इसे ही प्रिसेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम उसे झुकाने के बजाय प्रिसेस कराएं, तो वो उल्टी दिशा में झुकने लगता है। इसी वजह से कोई भी गायरो हमेशा अपने संतुलन को वापस पाने की कोशिश करता है। ब्रेनन ने इसे ट्रेन को संतुलित रखने की कुंजी समझा। उसने एक छोटे मॉडल ट्रेन में एक फ्लाईव्हील लगाया और उसे इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ दिया। शुरू में यह बिल्कुल सही काम कर रहा था। ट्रेन जिधर भी गिरने लगती, डिस्क प्रिसेस होकर उसे फिर से सीधा कर देती। लेकिन समस्या तब आई जब ट्रेन मुड़ी। गायरो तो उसी दिशा में रहना चाहता, क्योंकि वो अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन की नजर से गायरो प्रिसेस कर रहा था, जिससे ट्रेन एक तरफ झुककर पटरी से गिर जाती। इस समस्या को दूर करने के लिए ब्रेनन ने ट्रेन में दूसरा गायरो लगा दिया, पहले वाले के उल्टी दिशा में घूमता हुआ। दोनों को गियर से जोड़ दिया गया, ताकि अगर एक गायरो प्रेसेस करे तो दूसरा ठीक उल्टी दिशा में प्रेसेस करे। जब ट्रेन मोड़ लेती, दोनों गायरो अपनी दिशा बनाए रखना चाहते, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था। इसलिए दोनों को ट्रेन के साथ घूमना पड़ता और इस अनचाहे प्रेसेशन को दोनों मिलकर आपस में रद्द कर देते। ये समस्या हल होते ही ब्रेनन असली बड़े आकार के प्रोटोटाइप पर काम करने लगा। एक 12 मीटर लंबा 22 टन भारी वाहन, जिसमें दो विशाल गायरो 3500 आरपीएम पर घूम रहे थे। लेकिन आकार बढ़ते ही एक बड़ी दिक्कत सामने आई। अब गायरो को सिर्फ अपनी ही ताकत से नहीं लड़ना था, बल्कि गुरुत्वाकर्षण की उस ताकत से जो पूरे 22 टन की ट्रेन को नीचे खींच रही थी। छोटे मॉडल में यह आसान था, लेकिन अब गायरो को कहीं ज्यादा ताकतवर होना पड़ता। ब्रेनन की मोनोरेल को पूरी तरह संतुलित रहने के लिए एक बड़ी चुनौती से जूझना पड़ता था, अपने ही वजन से, जो लगातार उसे एक तरफ गिराने की कोशिश करता था। जैसे जैसे ट्रेन झुकती, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलता और वाहन और भी ज्यादा नीचे खींचने लगता। प्राकृतिक प्रिसेशन इतना तेज या शक्तिशाली नहीं था कि ट्रेन को स्थिर रख सके, और यहीं ब्रेनन को एक नया समाधान सूझा। उसे एहसास हुआ कि पूरी प्रणाली की कुंजी है जायरो की प्रिसेशन को खुद नियंत्रित करना। अगर वह सामान्य से तेज प्रिसेस करें, तो वाहन को सीधा करने के लिए कहीं ज्यादा ताकत लगाई जा सकती है। उसने जायरो को पेट्रोल इंजन से जोड़ दिया और उन्हें वैक्यूम सील्ड केसिंग में बंद कर दिया, ताकि घर्षण कम से कम हो। यहां तक कि अगर पावर खत्म हो जाए, तो भी ये जायरो 30 मिनट तक घूमते रहेंगे, यानी ट्रेन इतनी जल्दी नहीं गिरेगी। उसने जायरो को एक ही गिम्बल पर लगाया, जिससे पूरा सिस्टम ट्रेन की रोल धुरी पर घूम सके। हर जायरो की एक्सल केसिंग से बाहर निकलती थी और ट्रेन के चैसी से जुड़े दो गाइड प्लेटों के बीच रखी जाती थी। जब ट्रेन झुकती, एक्सल प्लेट से टकराती और घर्षण के कारण ऐसे लुढ़कती जैसे जमीन पर पहिया घूम रहा हो। इससे जायरो पहले से कहीं तेज प्रोसेस करता और पूरी ट्रेन को संतुलन में वापस धकेल देता। लेकिन समस्या ये थी कि कंपन के कारण जायरो प्लेटों पर उछलते थे और ट्रेन पर लगने वाली शक्ति कभी भी सहज या समान नहीं रहती थी। इसलिए ब्रेनन ने गाइड प्लेटें हटा दी और उससे भी बेहतर समाधान ढूंढ निकाला। उसने जायरो को सीधे ट्रेन के चैसी से जोड़ दिया, ताकि वे ट्रेन के साथ ही घूमे। जब ट्रेन झुकती, जायरो अपनी प्राकृतिक प्रेसेशन शुरू करता। दाएं वाले जायरो की एक्सल एक मैकेनिज्म से जुड़ी थी, जो एक एक्चुएटर रॉड को नियंत्रित करता था। ये रॉड एक लीवर और दो वाल्व से जुड़ी थी, जो संपीड़ित हवा, कंप्रेस्ड एयर के प्रवाह को नियंत्रित करते थे। संपीड़ित हवा दो पाइपों से होकर एक बड़े ट्यूब में जाती थी, जो जायरो की केंद्र से होकर गुजरता था।
ट्यूब के अंदर एक गियर रैक रखा था जो दोनों जायरो के बीच आगे पीछे सरक सकता था और उन्हें घुमा सकता था। जैसे ही ट्रेन झुकती, जायरो प्रोसेस करता और चालाक एक्चुएटर तुरंत वाल्व सक्रिय कर देता। एक वाल्व बंद होते ही हवा सिर्फ एक पाइप से गुजरकर ट्यूब के एक छोर में दबाव बढ़ाती। ये दबाव गियर रैक को धकेलता और जायरो को उल्टी दिशा में प्रोसेस कराता, जब तक कि ट्रेन फिर से सीधी ना हो जाए। ये सब पल भर में हो जाता था और ट्रेन कभी भी ज्यादा झुकती ही नहीं थी। यहाँ मुख्य बात यह है कि संपीड़ित हवा ने पूरे सिस्टम को एक शक्तिशाली न्यूमैटिक मशीन बना दिया, जहां छोटी सी ताकत कई गुना बढ़कर लौटती थी। हवा का दबाव बड़े पिस्टन पर लगने से वही ताकत एक विशाल बल में बदल जाती थी। इस प्रतिभाशाली प्रणाली ने ट्रेन के झुकने की ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और एक ऐसी ट्रेन बनाई जो हमेशा सीधी रहना चाहती थी। ट्रेन इतनी मजबूत थी कि अगर सभी यात्री एक ही तरफ खड़े हो जाएं, तो भी यह पूरी तरह संतुलित रहती। ब्रेनन का प्रोटोटाइप एक बड़ी सफलता थी और उस समय ये सच में आने वाले भविष्य जैसी लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य से निवेशकों का भरोसा इसके साथ नहीं जुड़ पाया। 2 पटरियों वाली ट्रेनें उस समय पहले से ही मजबूती से स्थापित हो चुकी थीं और हर डिब्बे में अलग जायरो लगाने का खर्च इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक देता है। फिर भी ऐसे अद्भुत आविष्कारों को जानना और उनके पीछे मौजूद प्रतिभा को समझना वाकई प्रेरणादायक है। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि आप ब्रेनन के डिजाइन के बारे में क्या सोचते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।